आज का पहला क्वेश्चन है कि नोकरेक जैवमंडल रिजर्व ये गारो पहाड़ियों में है। लोकटक झील ये बैरल क्षेत्र बता रहा, गलत हो जाएगा। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये डफला पहाड़ियाँ बता रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों को कल हमने किया था, आंसर ये होगा। नोकरेक जैवमंडल नीचे है, मेघालय के पश्चिमी गारो पहाड़ियों में स्थित है। 2009 में यूनेस्को द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। नोकरेक गारो पहाड़ी की शीर्ष चोटी में स्थित है। यहाँ रेड पांडा, एशियाई हाथी, बाघ, मार्बल बिल्ली आदि प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लोकटक झील यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी अलवणीय जल की झील है, यानी स्वच्छ पानी की झील है। और यह वहीं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। साथ ही यह म्यांमार की सीमा के समीप भी स्थित है। और यह पार्क जो है मिसमी पहाड़ी और पटकाई बूम रेंज में स्थित है। डफला हिल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व क्षेत्रों पर विचार करना है कि कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। बांदीपुर घोषित है। भीतरकनिका यह मगरमच्छों के लिए है। मानस भी है और सुंदरवन भी है। आंसर 134 बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीववार एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो इसमें नेशनल पार्क होगा। यहाँ लोगों को कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो प्राप्त करने के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, इनका उपयोग की अनुमति नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि नेशनल पार्क में 3 भाग होता है। एक कोर एरिया होता है, दूसरा बफर एरिया होता है और तीसरा जो है बाह्य क्षेत्र होता है। इसकी सीमा निर्धारित नहीं होती। राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक और जैव भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पति और वन्यजीवों से युक्त स्थान होते हैं। इनके निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो वन्यजीव और वनस्पति जातियों दोनों का संरक्षण करना, संवर्धन करना और विकास करना होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की भूमि स्वामित्व नहीं होती तथा पशु चराई, वन कटाई, पशु हत्या और जैव भार एकत्रित यानी बायोमास एकत्रित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय वन्यजीव जब हमें यहाँ कुछ काम करना होता है तो क्या होता है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति लेनी होती है और उसके बाद किसी भी खतरनाक पशु की हत्या की अनुमति जब मिल जाती है तो हम उस विशेष क्षेत्र में शिकार भी कर सकते हैं। जब वहीं अगर आरक्षित क्षेत्रों में बात करें तो स्थानीय लोगों को जैव भार एकत्र करने और उसके उपभोग की अनुमति है रिजर्व क्षेत्र में, लेकिन राष्ट्रीय पार्कों में नहीं है। अगला क्वेश्चन एक कथन के रूप में है। इसमें 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और ये झारखंड में एक नाम से और उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। और दूसरा स्रोत ओडिशा में है, एक का झारखंड में दूसरे का ओडिशा में है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर पर होता है। यह वन्य जीव जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र भी है। तो हमें देखना है कि वह स्थान कौन सा है। तो स्थान भीतरकनिका हो जाएगा। यह 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ कछुओं के लिए नेस्टिंग का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो 2 नदियों का संगम, एक ब्राह्मणी नदी है, दूसरा बैतरणी नदी। समुद्र में गिरने से पहले जिस स्थान पर मिलती हैं वहाँ भीतरकनिका जैवमंडल नीचे संरक्षित क्षेत्र है।
यह स्थान बंगाल की खाड़ी से कुछ दूरी पर है, जो उड़ीसा के उत्तर पूर्व तट के नज़दीक है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड से होता है और यह रांची जिले के नागरी गांव से होता हुआ दक्षिण में कोयल नदी के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा में जब ये पहुंचती है तो इसका नाम ब्राह्मणी नदी दे दी जाती है। झारखंड में कोयल नदी के नाम से और उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। बैतरणी उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकली हुई है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह ब्राह्मणी नदी से मिल जाती है। इन दोनों के संगम पर भीतरकनिका जैव मंडल क्षेत्र है, जो भीतरकनिका को 1998 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और इसके पूर्वी किनारे पर गहिरमाथा सागरीय अभयारण्य है, जो ग्रीन सी टर्टल का प्राकृतिक निवास है और भीतरकनिका संकटग्रस्त लवण जल मगर का भी प्रमुख प्राकृतिक निवास स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के हॉट स्पॉट का रूप में मान्यता प्राप्त हुई है और हमें देखना है कि कौन कौन से मानक हैं। तो जातीय बहुलता यानी स्पीसीज रिचनेस हो जाएगा, वनस्पति घनत्व नहीं होगा, स्थानीयता हो जाएगी, मानव जाति वनस्पति महत्व नहीं होगा, आशंका बोध होगा और वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण या आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन ये भी नहीं होगा। आंसर सी होगा। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया था और इंटरनेशनल कंजर्वेशन नामक वैश्विक संस्था विश्व भर में जैव विविधता के हॉट स्पॉट को मान्यता देती है। इसके 2 अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहला कि कोई भी हॉट स्पॉट समूहनीय वनस्पतियों की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियों को रखता है और दूसरा हॉट स्पॉट के लगभग 30% प्राकृतिक वनस्पतियों का मौलिक निवास नष्ट हो चुका हो। तो पश्चिमी घाट और श्रीलंकाई जैव विविधता हॉट स्पॉट दोनों शर्तों को पूरा करते हुए 1600 स्थानिक प्रजातियों को समाहित करता है और दूसरी शर्त में वर्तमान में यह दर्ज किया गया कि इस क्षेत्र में मात्र 6.8 मौलिक वनस्पति निवास ही बची है, जबकि मानक 30% या उससे कम की अपेक्षा रखता है। इस प्रकार से दूसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। जातीय बहुलता 1600 जातियां लगभग, स्थानिकता और आशंका बोध ये तीनों मानक कंजर्वेशन इंटरनेशनल के दोनों अनिवार्य मानकों में निहित हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध धनी है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारक कौन सा है? तो पहला कि यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, वर्षा कम होती है। यहाँ विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संगम है, ये सही होगा, जैव विविध भौगोलिक प्रदेशों का संगम है। और अगला है कि इस क्षेत्र में विदेशी तथा आक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गईं, तो यहाँ भी विदेशी और आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश हो चुका है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ मनुष्य का कम हस्तक्षेप है, यहाँ भी मनुष्यों का हस्तक्षेप है, तो आंसर बी होगा। हिमालय पर्वत का विशाल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार विभिन्न प्रकार की जलवायु, मृदा प्रकारों और जैव भौगोलिक प्रदेशों का सृजन करता है, जिसमें वनस्पति और जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों का भिन्न भिन्न ऊंचाई पर, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाते हैं हमें ध्रुवीय प्रदेश की वनस्पतियां मिलती जाती हैं। हिमालय के पर्वतीय भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बांस, ओक और चेस्टनट के घने वनों से आच्छादित है। हिमालयी इकोसिस्टम की जलवायु, वर्षा, ऊंचाई और मृदा की भिन्नता
के कारण वनस्पति और जीव प्रजातियों की विविधता के लिए यहाँ आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय इन सीचू पद्धति नहीं है? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, वनस्पति उद्यान नहीं होगा, नेशनल पार्क होगा और वन्यजीव प्राणी उद्यान होगा। इन सीचू संरक्षण की ऐसी पद्धति है जिसमें उसी क्षेत्र पर किसी भी वनस्पति या जीव के संरक्षण के लिए आवश्यक दशाएं प्रदान की जाती हैं। और बाह्य स्थानीय एक्स सीटू होता है, तो उसमें किसी स्थान विशेष से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाकर उस प्रजाति या वनस्पति का संरक्षण किया जाता है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में टाइगरों को लाया गया, तो इंडिया में इनका जो संरक्षण होगा वो बाह्य स्थानीय के आधार पर किया जाएगा। तो पिछले कुछ समय से मानव के विकास और उससे संबंधित गतिविधियों के कारण जाने अनजाने में वनस्पति और प्राणियों के जीवन को खतरा पहुंचा है, जिसका अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। इन्हीं कारणों से वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, और ये दो रूपों में होते हैं। एक स्वस्थानीय होता है, इन सीचू होता है संरक्षण पद्धति। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि वनस्पति और जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर ही किया जाता है, वहीं उनके प्रजनन, संवर्धन और विकास के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, जिसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, सामुदायिक रिजर्व, आर्द्र भूमि इत्यादि इसके प्रमुख रूप हैं। यहाँ इन सीचू संरक्षण पद्धति अपनाई जाती है। अगला परस्थानीय या बाह्य स्थानीय, इसे एक सीचू कहते हैं, और ये संरक्षण पद्धति इसके तहत क्या किया जाता है, जो वनस्पति और जीवों का संरक्षण है उनके प्राकृतिक स्थान में न होकर कृत्रिम रूप से या मानव निर्मित भौगोलिक परिवेश में किया जाता है। इसमें बीज रूप और जीन बैंक आ जाते हैं, वनस्पति उद्यान आ जाते हैं, जैविक उद्यान आ जाते हैं, चिड़ियाघर आ जाता है, भ्रूणों का हिमानी संरक्षण हो जाता है, ऊतक उत्पादक बैंक, प्रयोगशाला संरक्षण आदि प्रमुख। फेजर वर्या गोमची किससे संबंधित है? तो यह एक प्रकार का मेंढक प्रजाति है जो पश्चिमी घाट में खोजा गया था। भारत में वनस्पतियों और जंतुओं की सुरक्षा के लिए 14 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बनाए गए। इनमें से 4 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र जो है विश्व नेटवर्क में सम्मिलित हैं। इनमें से कौन है? सुंदरवन, नोकरेक, ग्रेट निकोबार और नंदा देवी पर्वत, 4 को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ समाधान दिया हुआ है, दूसरा तरफ अर्थ दिया हुआ है, और हमें मिलान करना है। पहले से ही मिला हुआ देख लेते हैं। जैविक सूची की रचना सूचना का विस्तृत प्रलेख तैयार करने में किया जाता है। एक सीटू संरक्षण या मानव अधीन क्षेत्रों जैसे चिड़ियाघर में वन्यजीवों का संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। इन सीचू संरक्षण ये संरक्षित प्रकृति का बृहद क्षेत्र होता है, और बीज बैंक और जीन बैंक, यहाँ बीज और जीनों का परिरक्षण किया जाता है। तो सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन आरक्षित क्षेत्र में कौन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और नीलगिरी क्षेत्र सही है। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल ये भी सही है, और मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र ये भी सही है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में अवस्थित इस उद्यान का नामकरण इससे होकर गुजरने वाली सर्पाकार नदी के नाम पर पड़ा है। इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इस उद्यान में घने वन, झरने और शांत झील है। यहाँ पर नदी के किनारे हाथियों के झुंड देखे जाते हैं,
और 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत देश का 73वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इसमें से देखना कौन है, डी होगा नागर होल राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विधि बहिर्स्थान एक्स सिचु संरक्षण में नहीं आता। तो दीर्घ अवधि संरक्षित प्रजनन आता है, अल्प आवधिक आश्रय और फिर मुक्त कर देना ये भी आता है, पशु स्थानांतरण और प्रजनन आता है, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्व नेशनल पार्क ये नहीं आएगा, ये इन सीटू संरक्षण में आएगा। अगले क्वेश्चन में हमें गलत कथन को देखना है। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में भारत सरकार के द्वारा WWF के सहयोग से किया गया, सही है। दूसरा कह रहा कि हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में भारत सरकार के द्वारा की गई और 13 राज्यों में लागू किया गया, ये भी सही है। अगला कह रहा कि मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना 1975 में प्रारंभ किया गया और अत्यंत सफल स्वस्थाने परियोजना में से एक है। ये स्वस्थाने इन सीचू में से नहीं है, बाह्य स्थाने में से है, ये गलत हो जाएगा। अगला है नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारतीय हाथियों के कुछ अंतिम आश्रय स्थलों में से एक है और पश्चिमी घाट में मालाबार, विशाल गिलहरी व उड़न गिलहरी आदि जैसे जंतुओं के दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये भी सही हो जाएगा, आंसर सी हो। अगला क्वेश्चन देखना है, ये वन्य प्राणी अभयारण्य है एक तरफ और दूसरी तरफ प्रदेश है, हमें देखना कौन सा सही है। अटूर नगरम ये तेलंगाना में है, सही है। दूसरा गोरुमारा सिक्किम में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। और पोरेचम ये महाराष्ट्र में ना होके तेलंगाना में है। तो 2 और 3 गलत हो जाएगा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। समुद्री गाय को ड्यूगोंग भी बोला जाता है, तमिलनाडु और कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भौंकने वाला मृग, ये सुंदरवन जीव मंडल नीचे में पाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। अगला है सिरुवानी पहाड़ियाँ, ये कह रहा है मन्नार की खाड़ी जैव मंडल क्षेत्र में है, ये मन्नार की खाड़ी में नहीं है, नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र में है। तीसरा गलत हो जाएगा, ये नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र में है, आंसर ए होगा। अब यहाँ भी सही सुमेलित देखना है। पहला हाथी आरक्षित क्षेत्र और उससे संबंधित राज्य, तो नीलांबूर हाथी रिजर्व केरल में है, ये सही है। रायला हाथी रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। सोनितपुर हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में नहीं है, असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र में है, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा संबलपुर हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में है, तो आंसर 1 और 2 सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन राइनो विजन 2020 किससे संबंधित है। तो ये राइनो गैंडों से संबंधित है। इसमें गैंडा है नहीं, तो डी हो गया, कोई नहीं। एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 चलाया गया, जिसके अंतर्गत असम में गैंडों की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में कौन सा कथन हमें देखना सही नहीं है। लगा कि बफर जोन होता है, किसी भी अनावश्यक मानवीय गतिविधि की छूट नहीं है, ये सही है। कोर क्षेत्र में शोध कार्य, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण, पर्यटन आदि की अनुमति है, ये भी सही है। संक्रमण मंडल कोर क्षेत्र के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र है, जो संक्रमण मंडल है
कोर क्षेत्र के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र है और इस क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधि की जा सकती है। तो आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा है कि जो संरक्षित क्षेत्र वन होते हैं, जब तक अनुमति न हो सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ गतिविधियां होती हैं लेकिन कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी जाती हैं। दूसरा, आरक्षित वनों में जो रिजर्व वन होते हैं, जब तक प्रतिबंधित न किया जाए सभी गतिविधियां होती रहती हैं। ये भी गलत है। ये दोनों का कथन ऊपर नीचे कर दिया गया है, अर्थात इसका कथन ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो दोनों में से कोई सही नहीं है। इन सिचु संरक्षण में कौन शामिल है, हमें पता लगाना। राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, बीज बैंक नहीं होते, वनस्पति उद्यान नहीं होता और गिद्ध रेस्टोरेंट होते हैं। तो अगर हमें इसे एलिमिनेशन के थ्रू देखना है तो हम देखेंगे कि 2 किस्में नहीं हैं, सिर्फ अकेले है, लेकिन गिद्ध रेस्टोरेशन है, ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 है, ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें सभी है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन में हमें असत्य कथन देखना है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्क जो नेशनल पार्क होते हैं उनकी प्रकृति, वनस्पति, वन्यजीव और प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण के लिए है। सही है। राज्य विधायिका द्वारा प्रस्ताव पारित किए बिना राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह भी सही है, जब तक राज्य विधायिका प्रस्ताव पारित नहीं करती है। अगला कि वन्यजीव अभयारण्यों में लोगों को पशु चराने जैसी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। ये गलत है। नेशनल उद्यान में कोई अधिकार नहीं होता, यहाँ होता है। चौथा, वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में सीमांकन के संदर्भ में जिलाधीश के पास कोई सिविल न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। ये भी सही है। अगला, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय क्षेत्रों का एक अनोखा और प्रतिनिधित्व पारिस्थितिक तंत्र है। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के संबंध में क्या सही, हमें सही देखना है। पहला कह रहा है इसे भारत की संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत परिभाषित किया गया है। ये गलत हो जाएगा। यह यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम से उत्पन्न हुआ है। यह सही हो जाएगा। और अगला कह रहा है कि बाहरी प्रजातियों का प्रवेश निषेध है, वर्जित है। यह भी सही हो जाएगा। आंसर सी होगा। तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1972 के अतिरिक्त जीवमंडल रिजर्व किसी अन्य से चल रहा है, और इसमें कहा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अतिरिक्त जैवमंडल रिजर्व किसी अन्य संसदीय कानून से परिभाषित नहीं होगा, यानी अर्थात भारत सरकार इसको डिफाइन नहीं कर सकती। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। पहला कोर होता है, बफर होता है और सीमांत होता है। इसमें किसी बाह्य प्रजाति की अनुमति नहीं होती और संरक्षण और शोध दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में देखना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कि इससे विश्व विरासत स्थल की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। सही है। दूसरा, यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित है। तो ना तो यह जम्मू कश्मीर में है और ना उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है इसके जीव जंतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दिशा निर्देशों से संरक्षित होते हैं। ये भी सही हो जाएगा। और यह नीली भेड़, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयी ताहर आदि का आवास स्थल है। ये भी सही हो जाएगा। आंसर बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों रामसर अभिसमय में देखना है कि कौन कौन से शामिल हैं। हरिके बैराज शामिल है, प्योंग बांध भी शामिल है,
लोकाटक झील भी शामिल है। डल झील जम्मू कश्मीर का नहीं शामिल है। आंसर 1, 2, 3 होगा। डल झील रामसर स्थल में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किन राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ हैं? हमें देखना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नेशनल पार्क वहाँ किन किन में बाघ हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान में बाघ नहीं है, क्योंकि यह शीत मरुस्थल वन्य जीव है। तो यहाँ शीत मरुस्थल में बाघ नहीं रह पाते। आंसर ए होगा। पिन वैली नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। यह शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व के तहत स्पीति घाटी के मरुस्थलीय आवास में स्थित है। अगला देखना है सही कथन कौन सा है। पहला कह रहा है कि वन्य जीव अभयारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा अधिक स्तर में होता है। यह सही है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य अलग अलग कानूनों द्वारा सृजित किए गए हैं। ये गलत हो जाएगा। आंसर ए होगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों का सृजन किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों में अभयारण्यों की तुलना में सुरक्षा की अधिक संभावना होती है। यहाँ कुछ गतिविधियों को छोड़कर जिसमें पशुचारण है अभयारण्यों में विनियमित रूप से होती है, वहीं राष्ट्रीय उद्यान में इसका निषेध होता है। वन्यजीव अभयारण्य को किसी भी विशिष्ट प्रजाति के लिए निर्मित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान जो है किसी विशिष्ट प्रजाति पर प्राथमिक तौर से केंद्रित नहीं होता। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव में ये दोनों अंतर है। अगला क्वेश्चन है माइक संरक्षण कार्यक्रम किस जीव से संबंधित है? तो ये हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। यह कार्यक्रम 2003 में साउथ एशिया में साइट्स के अधिदेश के तहत आरंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य हाथियों के अवैध शिकार के स्तर और प्रवृत्तियों का स्तर को रोकना और प्रवृत्तियों का एस्टिमेट करना, आकलन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन हाथी संरक्षण से संबंधित नहीं है? काजीरंगा यहाँ हाथियों का संरक्षण होता है, पेरियार में होता है, अन्नामलई में होता है। केवलादेव पक्षी संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है, ना कि हाथी संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोबारी फ्लाइंग फॉक्स ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? निकोबार फ्लाइंग फॉक्स भारत का स्थानिक प्राणी है। सही है। और यह क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में है। ये गलत हो जाएगा। वनों के विनाश के कारण प्राकृतिक आवास की हानि से ये खतरे में है। ये सही हो जाएगा। आंसर 1 और 3 होगा। निकोबारी फ्लाइंग फॉक्स की एक प्रजाति है। यह भारत की स्थानिक प्रजाति है और इसके प्राकृतिक आवास उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय तराई वन और उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय दलदल है। वनों को साफ करने के कारण इनके आवास का खतरा बना हुआ। अगला कथन दिया हुआ है तीर्थन, सैंज, जीवानल और पार्वती जैसी नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं। दूसरा कह रहा है इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। तो ये हो जाएगा ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सीमित आर्थिक क्रियाकलापों की स्वीकृति है? वन्यजीव अभयारण्य में नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान में भी नहीं है, जबकि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में है। इनमें आर्थिक क्रियाकलापों की अनुमति नहीं है।
राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के मध्य अंतर यह होता है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती, जबकि अभयारण्य में सीमित क्रियाकलापों की अनुमति रहती है। जैव मंडल रिजर्व में सीमित आर्थिक गतिविधि की स्वीकृति दी जाती है, जबकि दोनों में आर्थिक गतिविधि की स्वीकृति नहीं दी जाती। अगला क्वेश्चन हमें सत्य कथन देखना है। पहला कह रहा है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 91 में की गई थी। 91 में नहीं, 92 में की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया। ये सही हो जाएगा, तो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें सही सुमेलित देखना है, कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ रिजर्व बाघ आरक्षित क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य। पहला सुनाबेड़ा ओडिशा में है, ये सही है। दूसरा सरिस्का राजस्थान में है, ये गलत हो जाएगा। और अगला है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, ये सब मध्य प्रदेश में है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर ये होगा। सतकोशिया बाघ आरक्षित क्षेत्र और सुनाबेड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र ये उड़ीसा में है। सरिस्का बाघ आरक्षित क्षेत्र राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है रक्त चंदन, जिसे लाल चंदन कहते हैं, इसके संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN द्वारा इसे विलुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, यह भी गलत हो जाएगा। ये विलुप्त प्राय में नहीं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अगला है कि साइट्स और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार भारत में इसका निर्यात प्रतिबंधित है, ये सही है, लेकिन इसकी तस्करी बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, तो आंसर ए हो जाएगा। टेरोकार्पस सेंटेलिनस या इसी को रक्त चंदन कहते हैं, दक्षिण भारत का एक स्थानिक पेड़ है जो दक्षिण उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। यह आमतौर पर 150 से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है और यह शुष्क पहाड़ी तथा अक्सर चट्टानी जमीन पर उगता है और कभी कभी पहाड़ के ढलानों पर भी पाया जाता है। प्राचीन काल में इस लकड़ी का भारत और चीन में काफ़ी महत्व था और इसे संकटग्रस्त सूची में रखा गया है, न कि विलुप्त प्राय साइट्स, जिसे वनस्पति और वन्यजीवों की लुप्तप्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन है। इसके अनुसार भारत में इसका निर्यात, लाल चंदन का निर्यात प्रतिबंधित है। इसकी लकड़ी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत भी संरक्षित किया गया है, लेकिन इसकी तस्करी देश में व्याप्त मात्रा में हो रही है। लाल चंदन एक दुर्लभ प्रकार का चंदन है जिसके लाल रंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफ़ी मांग है और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है।